बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से अब डीजी आईएसपीआर का जो दौरा था आईबीए का और जामिया बनोरिया का, अब जराए हमें कुछ सबूत फराहम कर रहे हैं, जो सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको पता चलेगा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने क्या बारीक वारदात डाली है और किस तरीके से वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तनकीद से बचने के लिए मामला को खुफिया भी रखे हुए हैं और उनसे जो सख्त सवालात वहां हुए वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट का दे दूं कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि डीजी आईएसपीआर जो है वो जामिया बनोरिया गए और आईबीए कराची गए। जामिया बनोरिया में उन्होंने उलमा और मशाइख से मुलाकात की और मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ, और आईबीए कराची में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ। दोनों जगहों पर जो स्टूडेंट्स के सवालात थे उनके ऊपर फौजी तराने चलाए गए और बाद में लोगों से मर्जी के क्लिप्स रिकॉर्ड करा के उनको जारी किया गया। लेकिन वहां पर हमने एक बारीक वारदात पकड़ी थी कि जो खबर रिलीज की गई ये 31 तारीख को रात 11:50 पर रिलीज की गई, ताकि ये खबर रिलीज भी हो जाए और किसी तक पहुंचे भी ना और कोई मुझ पर क्रिटिसिज्म ना करे। ये मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया था और पूरी तफसील से बताया था कि मीडिया की दुनिया में अगर किसी खबर को किल करना हो तो उसे रात में लेट जारी करते हैं। वो अगले दिन के लिए पुरानी खबर होती है और उस दिन के लिए वो बहुत ही लेट खबर होती है, तो वो सैंडविच हो जाती है और खबर वफात पा जाती है, मतलब कि उसे ड्यू अटेंशन नहीं मिलती। और जिस खबर को अटेंशन दिलवानी होती है उसको हमेशा दोपहर 1 बजे से पहले पहले रिलीज करवाया जाता है। अब जो हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जो हमें जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये विजिट 31 तारीख को नहीं बल्कि 30 तारीख को हुआ। ये हम आपके सामने एक ईमेल रख रहे हैं जो आईबीए कराची ने अपने स्टूडेंट्स को भेजी है, जिसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इवेंट 30 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे दोपहर तक था। अब ये बात तो समझ आती है चलें कि ये इवेंट उनके लिए बहुत अहम होगा, तो दोपहर 4 बजे अगर इवेंट खत्म हुआ और उसकी अगर खबर बनती तो फिर भी इतनी लेट नहीं थी, 5 बजे तक निकाली जा सकती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दफा किसी खबर के ऊपर किसी का बड़ा इंटरेस्ट होता है तो वो रोक लेता है और अगले दिन सुबह उसे रिलीज करता है ताकि उसका पूरा दिन इंपैक्ट लिया जाए। लेकिन डीजी आईएसपीआर ने ऐसा नहीं किया। 29 तारीख को उन्होंने विजिट किया, 29 को वो 4 बजे खत्म हुआ, 5 बजे खबर रिलीज करने की बजाय उन्होंने 29 की पूरी रात भी वेट किया और 29 मैं कह रहा हूं माजरत 30 तारीख को उन्होंने विजिट किया। शाम 5 बजे वो रिलीज कर सकते थे, रिलीज नहीं किया, पूरी रात भी वेट किया और अगला पूरा दिन 31 तारीख का खबर को दबाए रखा और 31 की रात को 11:50 पर उस खबर को रिलीज किया ना, ताकि ना वो 31 की खबर रह जाए और 1 फरवरी के लिए वो पुरानी खबर हो, ताकि आर्मी चीफ के सामने भी फाइल के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें और जो खबर है जिसकी वजह से आप पर तनकीद आनी है वो भी ना आए। लेकिन जो तनकीद इंसान की किस्मत में होती है वो तो आती ही है, जाहिर है। अब तनकीद क्या आ रही है? तनकीद ये पता चल रही है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़े सख्त सवालात पूछे। जब वहां पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमारे खिलाफ एक बयानिया है, एक इंतशारी टोला है जो हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहा है, बयानिया बना रहा है और हमारे और कौम के जो ताल्लुकात हैं उन्हें कमजोर कर रहा है, तो बदले में उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि क्या इद्दत में निकाह के केस के पीछे आप में से कोई है? आप हल्फ दे सकते हैं कि इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं। जब यह सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। और भी सवालात पूछे गए हैं, लेकिन इस एक सवाल का किसी ने बहुत ही मुस्तनद तरीके से, जो वहां बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि ये सवाल पूछा गया लेकिन इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया। तो इस पूरे विजिट में से एक बात तो तय है कि डीजी आईएसपीआर साहब को अब ये पता चल गया है, इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते। हालांकि उन्होंने कम अज कम ये 2 से 3 दफा पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव वादा किया कि अब मैं हर हफ्ते आईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो 2-2 महीने गायब रहते हैं। अभी भी उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको मुद्दत गुजर गई है। ट्वीट तो वो वैसे ही 2023 ऑनवर्ड कभी भी नहीं करते, शायद 2022 में आखिरी किया था या 2023 में किया था। ट्विटर को तो उन्होंने मुकम्मल ही छोड़ दिया है क्योंकि वहां पर बहुत सख्त तनकीद होती है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी छोड़ गए हैं। तो ये जो उनकी एक्टिविटीज हैं इसमें भी आपकी तनकीद से मेरा ख्याल वो इतना परेशान है कि उन्होंने वो खबर ना ही 30 तारीख की शाम को 5 बजे, ना ही रात को तो करनी भी नहीं चाहिए थी, अग्री करता हूं, 31 की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। और अगर किसी वजह से
किसी वजह से कुछ और मिलिट्री का हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने उस खबर को रोका, तो फिर 1 फरवरी की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। वैसे भी हफ्ते का दिन है तो ज्यादा अच्छी खबर चलती, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसे रात के 11:50 पर रिलीज करवाया ताकि वो खबर बेचारी थक मर जाए और रात को ही खत्म हो जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हालात जो हैं वो खराब हैं। दूसरी तरफ जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब ये सवाल पूछते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जो वहां पर हेयरिंग हो रही है कि कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो इसका ट्रायल कहां होगा। जवाब कुछ नहीं था। जो फौज का, वजारत दिफा का वहां पर जो कौंसल है उनके पास, ख्वाजा हारिस साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब कोई जासूस पकड़ा जाता है गैर मुल्की तो उसको भी जो सिविलियन अदालतें हैं उसके अंदर ट्राई किया जाता है। अब दूसरी तरफ कौम के अपने बच्चे हैं, आप 1 मिनट के लिए मान ही लें कि उन्होंने कुछ गलत किया, मान लें, लेकिन वो फौजदारी ही उन्होंने जुर्म किया है, कोई फौजी जुर्म तो नहीं किया। अगर आप 1 मिनट के लिए मानते भी हैं, पहली बात तो सबको पता है कि ये खुद से ऑर्केस्ट्रेटेड था। अब अगर आप गौर करें तो ये जो तमाम का तमाम मामला है, इसमें आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखते हैं। फायजा मुराद एडवोकेट है, उन्होंने इस बच्चे की कहानी रखी है जो नौजवान है अभी और अपने भाई के साथ एक कमरे, गरीब बच्चा है, अपने भाई के साथ एक कमरे में सियालकोट से लाहौर आके रह के मजदूरी करता था। उस दिन बदकिस्मती से कहीं उस सारे जुलूस वाली जगह पर या उस जगह पर पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने या तो उसे वीडियो फुटेज में से या जियो फेंसिंग से पकड़ लिया। अब उसका एक भाई है, जैसे मैंने बताया कि वो एक कमरे में रहते हैं दोनों किराए पर, वो आ नहीं सकता क्योंकि वो नौकरी करता है, तो उसे कोई मिलने नहीं आता। 10 साल की सजा उस जवां साल बच्चे को दे दी गई है। उसकी नानी का हाल ही में इंतकाल हुआ और वो बैरिस्टर फायजा को ये बता रहा है बच्चा कि मुझे नानी बहुत याद आती है। और जो वकील साहब आए वो बताती हैं कि उसकी आंखों में उदासी भी थी और नाउमीदी भी थी। रियासत भले अपने बच्चों के साथ ये सलूक करती है। अगर आपका यही इल्जाम है कि इमरान खान ने, हमने, तहरीक इंसाफ ने लोगों से बहुत गलत काम करवाया, तो चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं शहबाज गिल ने गलत काम करवाया, लेकिन वो बच्चा तो बच्चा ही रहा ना। आप शहबाज गिल पर इल्जाम लगा सकते हैं, चलें, क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, आपने ये सब कुछ बना के मेरे पे डाल दिया, सूट करता है आपको। लेकिन वो बच्चा, चलें आप कहते हैं शहबाज गिल बहुत तेज है, इसने उसे बेवकूफ बनाया, तो वो बच्चा तो कौम का बच्चा है ना। आपने उसके साथ क्या किया? अगर मैंने उसे बेवकूफ बनाया तो क्या आपने उस पर तरस खाया? आपने उसकी गुर्बत पर तरस खाया? आपने उसकी जवां साल होने के, आपने उसके कमजोर होने के आपने तरस खाया? या आपने रियासत की पूरी मशीनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको 10 साल जेल की कोठरी में फेंक दिया, जिसकी आंखों में ना कोई उम्मीद है ना उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला है? आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस वीलॉग की बातचीत सुनेंगे और उसके बाद खामोश होकर अपने अगले काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपका कोई भाई है या बेटा है और उस बच्चे की उम्र 20 साल के इर्द गिर्द है, तो आप जरूर आंख भर के उस बच्चे को देखिएगा। और फिर भले ये बच्चा किसी गरीब का है जो वहां मिलिट्री कोर्ट्स में सड़ रहा है, फिर सोचिएगा अगर आपके बच्चे के साथ ये लोग ऐसा करें तो क्या तब भी आप एक लम्हे के लिए इस खबर को सुन के आगे निकल जाएंगे? ये वो बदकिस्मत बातें हैं जो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। अगली खबर फारूक खान है, जिनको नामालूम अफराद ने लापता किया, 14 साल गायब रखा। आज उसकी लाश उसके अहले खाना के हवाले कर दी गई। और सिर्फ एक बार आप तसव्वुर कर लें, फारूक खान आपका भाई, वालिद या बेटा होता तो आप क्या सोचते, आप पर क्या बीतती? नामालूम अफराद ने 14 साल पहले उसे नामालूम रखा, मीन लापता रखा, और उसके बाद आज उसकी लाश उसके घर वालों के हवाले की गई है। आगे चलते हैं, यहीं रकावट नहीं है। आगे जो जस्टिस मंदोखेल हैं, जो आपने देखा कि बहुत तत्ते बयान देते हैं और अगले दिन उतने ही बिल्कुल ठंडे गोश्त की तरह के फैसले देते हैं। जी हाँ, मैं सादत हसन मंटो के ठंडे गोश्त वाली बात कर रहा हूं। अब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। वाह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, मेरी आपको बद्दुआ है कि अल्लाह आपके साथ इंसाफ करे और बहुत जल्द करे, और पूरी कौम देखे आपके साथ हुआ इंसाफ, और अल्लाह इसको लेट ना करे। मेरी अल्लाह से सिर्फ ये दुआ है कि कोई 1-2 साल भी लेट ना करे, आपके साथ जल्द इंसाफ करे अल्लाह, और पूरी कौम देखे कि आपके साथ इंसाफ हुआ है। क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। उन्होंने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। हालांकि ये कल परसों तक बड़े तत्ते बयान दे रहे थे और मैंने आपको तभी बताया था कि जब ये तत्ते बयान देते हैं तब ये ठंडे गोश वाले फैसले करते हैं। इनका फैसला वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, सिर्फ बयानों की हद तक ये बस वो चने खा के और बादामों के डकार मारते हैं और इनके पास और कुछ नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो है जी के फौजी फर्टिलाइजर, जी हाँ FFC,
फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को इस साल 85 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है। जी हां, फर्टिलाइजर बनाते